मुस्लिम धर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें हैं तो कई सारी निगेटिव चीज़ें भी हैं। कई मसलों पर अंबेडकर जी का भी पक्ष था कि भाई इसको लागू करना चाहिए। नेहरू जी का कई चीज़ों पर था कि इसको लागू नहीं किया जा सकता। एक सामान्य तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में दो तरह का मामला है। एक ज़मीन का मामला है, जो लोग सिर्फ इसको पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर देखते हैं वही लोग इसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं कि अभी थोड़ा और इंतजार करना चाहिए और अभी नीतीश कुमार जी को और एक्सपोज होने दीजिए। इसीलिए देखेंगे कि तेजस्वी जी जैसे ही विदेश गए हैं तो नीतीश कुमार जी ने एक चाल चली है कि अपने विधायकों को बुलाओ, उनसे फीडबैक लो। रोजगार देते हुए दिखना चाहते हैं और देना भी नहीं चाहते हैं। भोपाल के मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिवार में एक कानून की बात कही, जिसके बाद देश भर में यूसीसी की चर्चा होने लगी, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए, विरोध और समर्थन, भारतीय जनता पार्टी लगातार यह कह रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो देश भर में लागू होगा। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरएलजेडी के प्रवक्ता है उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के राहुल जी। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है यूसीसी पे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के जिस तरह की बहस पूरे देश में चल रही है, मुझे लगता है कि अभी इस तरह की बहस बेकार है। और अभी 3 जुलाई को, आगामी 3 जुलाई को लॉ कमीशन और बहुत सारी चीज़ों का रिपोर्ट आना है। उसके बाद सरकार यूसीसी किस तरह से लेकर के आती है उस पर अभी जब तक वो चीज़ें सामने नहीं आ जाती हैं तो किसी भी पार्टी का कोई स्टैंड का कोई मतलब नहीं है। जो लोग सिर्फ इसको पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर देखते हैं वही लोग इसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये एक धर्म विशेष के खिलाफ है। जबकि यूसीसी को जब आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ये मसला उठाया है, तो हिंदुओं के सवाल पर भी ये है, जैन को लेकर के कई सवाल हो सकते हैं, सिख धर्म को लेकर के हो सकते हैं, बहुत सारे, जैसे हिंदू यूनाइटेड फैमिली को लेकर के कुछ कानून है जिसमें कि क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म को इसमें शामिल नहीं किया गया है, या इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़, शादी विवाह को लेकर के है, संपत्ति को लेकर के है। तो अगर परिवार के हर सदस्य को बराबर का मान सम्मान मिले, संपत्ति में बराबर का बंटवारा हो, तो निश्चित तौर पर अगर इस तरह से कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जब तक कोई चीज़ें बाहर नहीं आ जाती हैं, सिर्फ क्यासबाजी पर, धार्मिक तौर पर एक माहौल बनाना देश भर में कि ये एक खास वर्ग के खिलाफ है, मुझे लगता है कि सिर्फ ये राजनीतिक शोषेबाजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से भी है ना कि चूंकि 3 जुलाई को सब कुछ बैठक होना है, चीज़ें देखी जाएंगी, उससे पहले खुले मन से प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई यूसीसी लागू होगा। पार्टी के तमाम जो नेता कह रहे हैं कि किसी भी हाल में यूसीसी लागू होगा। तो राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी तो दबे जुबान में कर ही रहे, भारतीय जनता पार्टी ने इसकी की है। नहीं, इस देश में जब संविधान का निर्माण हुआ है, ये ऐसी बात नहीं है कि भोपाल से नरेंद्र मोदी ने इस सवाल को उठाया है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस वक्त भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहसें हुई थी, लंबी बहसें हुई हैं। कई मसलों पर अंबेडकर जी का भी पक्ष था कि भाई इसको लागू करना चाहिए। नेहरू जी का कई चीज़ों पर था कि इसको लागू नहीं किया जा सकता। एक विविध भारत का मसला है, उसको लेकर के अलग अलग चलना चाहिए। लेकिन जब पिछले दिनों शाहबानो का केस हुआ था, आपको याद होगा, राजीव गांधी के समय में, उस समय वो प्रधानमंत्री थे, और जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने पलटा, तब बहुत सारी बातें उठी थी कि महिलाओं के अधिकार क्या धर्म के शिकंजे में जकड़ करके देखा जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 3 तलाक का बात है, या हिंदू धर्म में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आदिवासी समाज में बहुत सारे नियम कानून ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं के अधिकार उस तरह से नहीं हैं। यूनाइटेड हिंदू फैमिली में भी आदिवासी महिलाओं को क्या अधिकार मिलता है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के बातचीत होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत व्यापक ये विषय है बहस का, और इस पर बहसें होनी चाहिए। और जो सबसे बेस्ट जो हो सकता है देश हित में, समाज के सभी वर्गों के हित में, निश्चित तौर पर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सवाल एक बड़ा हो जाता है क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हिंदू में भी देखेंगे तो साउथ और नॉर्थ में बहुत सारे रीति रिवाज हैं जो नॉर्थ में लागू नहीं होता है। तो कई सवाल यहाँ भी हैं कि शादी ब्याह, पर्सनल लाइफ को लेकर, पर्सनल लॉ को लेकर विपरीत है, साउथ में बहुत कुछ अलग है। देखिए, सामान्य तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में 2 तरह का मामला है। एक ज़मीन का मामला है और दूसरा जो है शादी विवाह के जो नियम हैं उसको लेकर के हैं। तो संपत्ति में अधिकार को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून बनाए हैं इस देश के अंदर, क्या वो यूनिफॉर्म तरीके से पूरे देश में लागू हो रहा है? आप देखेंगे कि किसी किसी समाज में महिलाओं
को बेहतर अधिकार मिला हुआ है, लेकिन ज़्यादातर समाज में कानून सिर्फ कागज में है। ठीक है, उसी तरह से शादी विवाह को लेकर के भी बहुत सारी अलग अलग वो है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वहाँ महिलाओं के जो अधिकार हैं उसकी रक्षा कैसे हो एक शादी में। आप देखेंगे कि बहुत सारे हिंदू परिवार भी आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे शादी टूट जाती है और उसको कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिल पाता है। लेकिन मुस्लिम धर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें हैं तो कई सारी निगेटिव चीज़ें भी हैं। इसी तरह से दूसरे धर्मों के भी सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि अभी केंद्र सरकार इस कानून को किस तरह से मसौदा इसका ला रही है, पहले उसको लाने देना चाहिए, सारी चीज़ें सामने आ जाएं। उस पर 5 लाख से ज़्यादा सुझाव अभी तक लॉ कमीशन को मिले हैं। आप हम सबको जानकारी ये होनी चाहिए। तो क्या सभी 5 लाख सुझाव उसमें शामिल कर लिए जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे लगता है कि पहले वो किस ड्राफ्ट में वो आता है पहले उसको देखना चाहिए, और बजाय इसके कि आप चिल पों करें इस विषय पे, इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा देने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि सरकार किस रूप में इसको ला रही है इसको देखना चाहिए, और संसद के अंदर भी बहस हो और संसद के बाहर भी बहस हो, और जिससे ज़्यादा लोगों को एक यूनिफॉर्म तरीके से अधिकार दिया जा सकता है उस पर निश्चित तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। कैबिनेट में जो फैसला लिया गया सरकारी शिक्षकों को लेकर कि बिहार के बाहर भी बच्चे अब बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। छात्र आंदोलन कर रहे हैं डोमिसाइल नीति को लेकर, सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक ज़माना था जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो कहते थे कि भाई बिहार के बच्चे को ही बिहार में मौका मिलेगा। आज की तारीख में जो परिस्थितियाँ बन रही है, सड़कों पर लोग उतरे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उग्र भी हो गए हैं, उसको कैसे देखती है आपकी पार्टी? देखिए, पहले भी हम लोग इस विषय पर बात कर चुके हैं, और शिक्षक की जो नियुक्ति की जो शिक्षकों की जो नियुक्ति की जो पूरी प्रक्रिया है वो निश्चित तौर पर बहुत संदेहास्पद, एक खास नज़रिए से इसको गढ़ा गया है कि एक विवाद हो जाए, कोर्ट में वो चला जाए और हमको नौकरी नहीं देना पड़े। देखिए, इसको दूसरे तरह से समझिए। आपने कहा कि 1,70,000 टीचर हम भर्ती करेंगे, फिर आपने कहा कि भाई जो नियोजित शिक्षक हैं वो चाहें तो रेगुलर होने के लिए आप इसकी परीक्षा दे सकते हैं। मान लीजिए कि 1,70,000 शिक्षक में से 1 लाख शिक्षक वही आ गए, तो आप तो दावा करेंगे कि हमने 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती की, लेकिन 1 लाख उन्हीं में से आ गए जिसको पहले से आप रोजगार दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप रोजगार देते हुए दिखना चाहते हैं और देना भी नहीं चाहते हैं। एक इस सरकार की जो सबसे बड़ी खासियत है कि दिखना चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात कि अभी तक जो आपने देखा जो बदलाव किया गया है, उसके पहले 7 और बदलाव किए गए थे। मतलब एक सरकार को ये पता ही नहीं है कि एक शिक्षकों की जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए हमें किस क्राइटेरिया से शिक्षक चाहिए। आप 8 बदलाव अभी तक कर चुके हैं, और सबसे अंत में आपने डोमिसाइल नीति को लेकर के आप आए हैं। डोमिसाइल के पक्ष में सरकार कह रही है, डोमिसाइल नीति के पक्ष में, कि भाई यहाँ बिहार के अंदर जो है साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के टीचर नहीं मिलते हैं। मैं सरकार और शिक्षा मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि क्या उनको इतनी भी जानकारी नहीं है कि 1 to 5 में किसी भी विषयवार किसी भी शिक्षक को विषयवार नहीं रखा जाता है। तो फिर वहाँ पर डोमिसाइल नीति का क्या मतलब है? या तो आप कहिए कि भाई पूरे देश में एक डोमिसाइल नीति है तो उसको हम एक अलग तरह से देखते हैं, हम एक ब्रॉडर नज़रिया रखते हैं, लेकिन आप वो भी नहीं कह रहे हैं, आप कहना भी नहीं चाहते हैं, आप करते भी कुछ और हैं। तो बहुत सारा ये जो है, तो निश्चित तौर पर बिहार के जो छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, शिक्षक जो सड़क पर उतर रहे हैं, वो सरकार की जो पूरी नीति है उसके कोलैप्स हो जाने के खिलाफ हुआ है, और RLJD उनके समर्थन में खड़ी है। सवाल अब ले लेते हैं, चूँकि लगातार आपके पार्टी जो है, आपके नेता ने कहा कि भाई पार्टी JDU में भगदड़ मचेगी, JDU में बड़े पैमाने पर टूट होगी। नीतीश कुमार इन दिनों लगातार धुआंधार बैठक कर रहे हैं विधायकों के साथ, MLC के साथ, सांसदों के साथ। क्या मिजाज क्या दिख रहा है आपको कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, या वाकई में टूट जो है JDU में होने जा रही है? नीतीश कुमार जी की एक खासियत रही है, वो कुछ कदम ऐसा चलते हैं जिससे वो विरोधियों को संकेत देते हैं। तो उनका विरोधी अभी NDA नहीं है, उनका विरोधी अभी तेजस्वी परिवार है। अभी मुख्यमंत्री पद का डिमांड तेजस्वी परिवार की तरफ से है। आप इसीलिए देखेंगे कि तेजस्वी जी जैसे ही विदेश गए हैं तो नीतीश कुमार जी ने एक चाल चली है कि अपने विधायकों को बुलाओ, उनसे फीडबैक लो। कोई भी नेता अपने पार्टी के नेताओं से फीडबैक लेता है, ये एक फीडबैक प्रोसेस है, सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये तेजस्वी जी को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे रास्ते खुले हैं और हम उस तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, पलटी मार सकते हैं।
पलटी मारने ही नहीं देंगे। अब ना तो जनता इनको पलटी मारने देगी, ना कोई दूसरा पार्टी इनको अब लेने के लिए जा रहा है। बीजेपी ही नहीं बल्कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिहार के अंदर अब इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ तेजस्वी जी सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनसे वादा किया गया था कि हमको मुख्यमंत्री बना देना है एक टाइम फ्रेम में। लेकिन अब नीतीश कुमार जी को लग रहा है कि 23 की जो बैठक हुई है बिहार के अंदर और उससे जो संदेश निकला, और लालू जी ने भी जिस तरह से दूल्हे की बात उठा करके एक तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पे सवाल उठा दिया है, या कहिए कि उनकी जो संभावनाएं थी उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर जो नीतीश कुमार जी की जो पुरानी आदत रही है और पुराना कदम, लेकिन क्या ना लकड़ी का जो कढ़ाई होता है ना, उसको आप बार बार नहीं चढ़ा सकते हैं। तो काठ का जो कढ़ा है इन्होंने कई बार इन्होंने चढ़ा लिया। अब ना तो जनता इनसे भरमाने वाली है, ना जो दूसरे पक्ष के जो भी कोई पार्टी है अब वो इनसे नहीं भरमाने वाला है। और आने वाले दिनों में आपने देखा होगा पिछले 8-10 महीनों में जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने, आरसीपी जी ने, मीना देवी ने, और इस तरह से दर्जनों नेताओं ने, जिस तरह से सुहेली मेहता ने, अजय आलोक जी ने, इस तरह से दर्जनों नेताओं ने जिस तरह से पार्टी को छोड़ा है। और बहुत कयास है कि अभी जो मंत्री हैं, बहुत सारे कई सिटिंग सांसद हैं, एमएलए हैं, वो घबराए हुए हैं जो मौजूदा गठबंधन है कि उसमें हमारी राजनीति का भविष्य क्या होगा। तो वो जिस तरह से आवाज़ें आ रही हैं पार्टी के भीतर से, और उसको बीजेपी नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हम बात करके उनसे बार बार मिल करके शायद हम ठीक कर लेंगे। लेकिन अब ये चीज़ें आगे निकल चुकी हैं। अब नीतीश कुमार जी उस कारवां को नहीं रोक सकते हैं जो इस महागठबंधन के खिलाफ है, और पार्टी बड़े टूट की तरफ बढ़ चुकी है, और नीतीश कुमार जी अब इसको रोक नहीं पाएंगे। सवाल ले लेते हैं एनडीए के स्वरूप को लेकर भी। अब एक बड़ा सवाल है कि एनडीए में कौन होगा, नहीं होगा, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपके नेता लगातार मुलाकात करते हैं भाजपा नेताओं से, बातचीत बन रही है, बन गई है, और क्या हुई है? देखिए, आप लोग कयासबाजी लगाते रहते हैं, कयास लगाना ही चाहिए। मीडिया में खबरें इस तरह से आती रहती हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे होगा, एनडीए किस स्वरूप में होगा। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए, और अभी नीतीश कुमार जी को और एक्सपोज होने दीजिए। पहले नीतीश कुमार जी भरभरा करके ख़त्म होंगे, उसके बाद बिहार के अंदर आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाई पड़ेगी जो बिहार को आगे ले जाने के लिए तत्पर दिखाई पड़ेगी, और हमेशा एक पॉजिटिव राजनीति करने वाली दिखाई पड़ेगी। ये ब्लैकमेलिंग की जो राजनीति है ना, जो पिछले 10 साल से जो इन्होंने, नीतीश कुमार जी ने 13 से शुरू किया इन्होंने, और 23 तक जो इन्होंने ब्लैकमेलिंग की जो राजनीति शुरू की है, उसका अब समापन का दौर है, और बिहार को एक बेहतर राजनीति दिखाई पड़ेगा। इसलिए सीटों पर अभी आप नहीं जाइए, सीटों पर जब बात हो जाएगी, बातचीत चल रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बातचीत नहीं चल रही है, बातचीत सकारात्मक हुई है, अच्छी बात हुई है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बातचीत सकारात्मक हुई है, अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन थोड़ा इंतजार सभी को करना चाहिए। बातचीत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के प्रवक्ता राहुल जी थे। कई सवालों के जवाब जो है उन्होंने बेबाकी से दिए हैं। इसको इतना ही, देखते रहिए टॉप। नमस्कार।